वेलकम एवरीबॉडी। आज क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज हम स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट पे, काफी कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन इस पे पूछे गए। पिछले हमने क्या पढ़ा था कि काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या रोल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्योर रोलिंग कराने में काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरीके से, अगर v दिया है तो ओमेगा दे के, ओमेगा दिया है तो v दे के, v और r ओमेगा अगर अनबैलेंस है तो उनको बैलेंस करके किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। आज हम सीखेंगे कि ना तो वेलोसिटी है ना ओमेगा है, अब कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रेस्ट पे है, और तब हम इसके ऊपर 30 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। मान लेते 30 न्यूटन का हमने इस पर फोर्स लगाया, इसकी रेडियस, इसको हम डिस्क मान लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको डिस्क मान लिया। इसका मास हम ले लेते हैं 2 kg, रेडियस हम इसकी ले लेते हैं 1 मीटर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है ना, ये 1 आ जाएगा, kg मीटर स्क्वायर। ये तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, तो जब आपने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, अभी ना तो वेलोसिटी है ना ओमेगा है, तो फ्रिक्शन आप किस बेसिस पे लगाएंगे। ठीक है, तो रिवाइज करो, यही चीज अगर 2 किलो का एक ब्लॉक होती तब क्या करते थे आप, वही इसमें करेंगे। यही चीज अगर 2 kg का एक ब्लॉक होती तो आप क्या करते, आप कहते कि भाई 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी इसमें ना वेलोसिटी है ना एक्सेलरेशन है, तो अभी इसमें आने वाला है मोशन, क्रिएट होने वाला है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये कितनी स्पीड से चलेगा, 15 की स्पीड से चलेगा, 15 के एक्सेलरेशन से स्टार्ट होगा, फिर टी टाइम बाद इसमें स्पीड आएगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन सबसे पहले क्या कोशिश करता है, आप रिवाइज करिए पहले वही पुराना चैप्टर एनएलएम फ्रिक्शन वाला, कि पहले तो वो एक्सेलरेशन को रोकता है आने से, एक्सेलरेशन आने ही नहीं देता है, और जब एक्सेलरेशन ही नहीं आ पाएगा तो वेलोसिटी कहां से आएगी। तो पहला काम वो करता है कि एक्सेलरेशन को जीरो करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उस केस में जितना फ्रिक्शन अवेलेबल है उतना मैक्सिमम या उससे कम, सब याद होगा आपको, वही काम यहां पे हो। यहां पे भी जब हम 2 kg की डिस्क पे 30 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो सारे पॉइंट में 15-15 का एक्सेलरेशन आएगा। ग्राउंड को लेकिन इन सब पॉइंट से मतलब नहीं है, सब में 15-15 का एक्सेलरेशन आएगा। ग्राउंड को मतलब है वो जो लास्ट में पॉइंट है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ये वाला पॉइंट जो ग्राउंड के कांटेक्ट में। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको सेपरेट बना के रखें, देखें, ये देखिए, ये पॉइंट जो डिस्क का है ये अभी 15 का एक्सेलरेशन चाह रहा है नहीं, चाह रहा है, और ये जो इसके नीचे Q पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो फ्रिक्शन इस एक्सेलरेशन को अपोज करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन रिलेटिव एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। ठीक है, तो चलिए, इस हिसाब से तो फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए, तो हम एक स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगा देंगे, कितना, F। अभी म्यू एस इंटू एन नहीं लगाएंगे, कोई बोल रहा है म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन नहीं लगाना, अभी F लगाएंगे। पहले देखेंगे कि कितने की जरूरत है प्योर रोलिंग कराने के लिए, अगर उतना है तो ठीक है, नहीं है तो पूरा लगेगा। ठीक, और अब इसमें एक्सेलरेशन आ गया आगे, और ये फ्रिक्शन अब एक टॉर्क देगा जिससे एक एंगुलर एक्सेलरेशन आए। इन चीजों में टॉर्क नहीं होता था, ये फर्क था, इन चीजों में टॉर्क नहीं था।
अभी ये ऐसे रोल नहीं कर सकती थी, ये तो फ्लैट ऑब्जेक्ट, वहां अल्फा का टेंशन नहीं था, यहाँ अल्फा भी आ जाएगा। तो जब ये अल्फा भी देगा तो इक्वेशन ट्रांसलेटरी की क्या बनी, जैसे हमने कहा उसमें किया था, ट्रांसलेटरी वाले पार्ट को हम अलग करेंगे, रोटेटरी वाले पार्ट को हम अलग करेंगे। ट्रांसलेटरी वाले पार्ट क्या हो गया, नेट फोर्स माइनस मास टाइम एक्सेलरेशन, और रोटेटरी वाले पोर्शन में क्या करेंगे, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। बिल्कुल आसान, आई है 1, रेडियस है 1। हम देखेंगे अननोन कितने, एफ है, ए है और अल्फा है। 3 इक्वेशन चाहिए पड़ेंगे, 2 इक्वेशन है। एक इक्वेशन किसकी होगी, एक्सीलरेशन कंस्ट्रेंट, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास ट्रांसलेटरी एक्सीलरेशन भी होगा और रोटेटरी एक्सीलरेशन भी होगा। ये फ्रिक्शन ने दिया, ये फोर्स ने दिया मिलके फ्रिक्शन के साथ। प्योर रोलिंग के लिए क्या होना चाहिए, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको रोलिंग वाले के शुरू के वीडियो में बताया था, देयर इज नो स्लिपिंग। जो पॉइंट व्हील का ग्राउंड के टच में है और जो ग्राउंड है उसकी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सब बराबर होने चाहिए। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, और आर है 1, ए हो जाएगा अल्फा। अब इन 3 इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। क्या क्या आई इक्वेशन, 15 माइनस एफ 2a एफ इज इक्वल टू आई अल्फा, एक बार देख लेते हैं, 1 अल्फा, और a इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की जगह हम a लिख देंगे और इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। यहां से ये कितना आ गया, 3 है, a कितना आ जाएगा यहां से 5, आ रहा समझ, और एक्सेलरेशन 5 और फ्रिक्शन भी आपका कितना आ जाएगा, यहां से 15, 2a 3a, एक्सेलरेशन 5 आ गया और फ्रिक्शन की वैल्यू भी 5 के बराबर आ जाएगी। ठीक, हमने फोर्स लगाया था यहां पर 15 न्यूटन, ठीक है ना, 30 न्यूटन, ठीक है। तो कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, कहीं कैलकुलेशन करना, 15 माइनस एफ इंटू मास 2 इंटू ए, बिल्कुल सही किया। 15 फोर्स नहीं है, बस यहीं पे गलती है, तो या ऐसा करते हैं इस फोर्स को ही 15 कर लेते हैं। ये फोर्स जो है, ये फोर्स 15 कर लेते हैं, 30 लेना चाहिए था, मैंने 15 ले लिया, ठीक है। जब 15 होगा तो सब में एक्सेलरेशन 7.5 का आएगा। ये थोड़ी सी करेक्शन हो गई, ठीक है, या फिर आप यहाँ 30 ले लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन है आंसर, ये प्योर रोलिंग कराने के लिए जरूरी है, दिस इज डिमांड, दिस इज रिक्वायर्ड, डिमांड कहें, रिक्वायर्ड कहें, इतना जरूरी है, इतना चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इससे कम 1 रुपया भी नहीं चाहिए। फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन खास तौर पे, जितना चाहिए उतना लगेगा। तो अब वो पूछेगा कि अगर मैं आपको, डिस्क कितने की थी, अब सवाल देखो कैसे पूछेगा। फ्रिक्शन का आंसर आ गया 5 न्यूटन, 2 kg थी, तो इसका नॉर्मल कांटेक्ट कितना हुआ डिस्क का, 20 न्यूटन 2g। अब वो कहेगा कि अगर मैं म्यू, कहेगा अगर म्यू 0.2 है, क्या प्योर रोलिंग होगी, पूछेगा। तो आप कहोगे कि फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी यानी सप्लाई, जो मैक्सिमम सप्लाई है फ्रिक्शन की, क्या मैक्सिमम सप्लाई है, वो है म्यू इंटू एन। तो हो गया 0.2 इंटू 20, फ्रिक्शन की मैक्सिमम सप्लाई कम पड़ गई। सप्लाई है 4, डिमांड है 5, यानी ये प्योर रोलिंग नहीं होगी।
आपने डिमांड ही पूरी नहीं करी। ठीक है, डिमांड तो 5 न्यूटन की है, तो वो कहेगा कितना मिनिमम म्यू चाहिए, पूछेगा कितना मिनिमम म्यू चाहिए ताकि प्योर रोल हो सके। तो डिमांड और सप्लाई को क्या करा दो, मैच। कम से कम इतनी सप्लाई तो हो जितनी डिमांड है भाई, डिमांड से तो कम नहीं होना चाहिए ना। तो डिमांड है 5, म्यू मिनिमम, एन है 20, तो म्यू मिनिमम आ गया 1/4 से 0.25। इतना मिनिमम फ्रिक्शन, आपको 0.2 दिया तो नहीं होगा, 0.25 चाहिए, 0.25 और 0.25 ज्यादा। फिर तीसरे पार्ट में कहेगा कि आपको फ्रिक्शन देते हैं हम 0.3, अब कितना फ्रिक्शन लगेगा, तो आप कहोगे कि सप्लाई आपने बढ़ा दी कि नहीं, 6 न्यूटन, बट डिमांड तो अभी भी है ना, डिमांड थोड़ी बढ़ जाएगी सप्लाई बढ़ने से, डिमांड तो जो है वो है, फ्रिक्शन उतना ही चाहेगा। आप सप्लाई कितनी, 6 हो, 600 हो, 6000 हो, 6 लाख हो, 6 करोड़ हो, 6 अरब हो, फ्रिक्शन को रिक्वायरमेंट 5 न्यूटन की है, वो 5 ही लगाएगा। हाँ, कम होगा तो काम नहीं चलेगा, ज्यादा होगा तो जितना उसको जरूरत है अपना ले लेगा। फ्रिक्शन लालची नहीं है कि चलो इतना अवेलेबल है तो इतना लगे, फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना उसको नीड है। देखो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का भी रिवीजन हो गया, बस फर्क इतना, लोग समझते हैं कि रोलिंग एक अलग फ्रिक्शन लगाते हैं और जो फ्लैट ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन लगाते थे एक अलग चैप्टर है, दोनों एक ही चीजें हैं, बस ये गोल है, वो फ्लैटर ऑब्जेक्ट होते थे वहां टॉर्क वाला पोर्शन हम कंसिडर नहीं करते थे, हम सिर्फ ट्रांसलेटरी करते थे, यहाँ पे गोल वाला पोर्शन भी आ गया तो वो रोटेट भी करेगा, बस इतना फर्क है। The same question of NLM friction is repeated here. There is no special type of treatment. वहां पे A ही होता था, यहाँ R अल्फा भी पीछे, तो A और R अल्फा का वेक्टर सम लेना, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको, ये डिस्क थी, अगर ये रिंग होगी तो क्या होगा, ठीक है, अगर ये सॉलिड स्फीयर होगा तो क्या होगा, इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं फ्रिक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। पहली क्वेश्चन, फ्रिक्शन की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब हमने इस पर 15 न्यूटन का फोर्स लगाया था तो 2 की वजह से इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 7.5 का एक्सीलरेशन आ रहा था, पीछे कोई एक्सीलरेशन नहीं था क्योंकि इसका टॉर्क तो है नहीं। जब इसका टॉर्क नहीं है तो सिर्फ ए दे रहा था, ये आर अल्फा तो दे ही नहीं रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, फ्रिक्शन को आना पड़ा कि चलो मैं देता हूं आर अल्फा, ठीक है, मैं देता हूं आर अल्फा और फिर ए और आर अल्फा को बराबर करता हूं। फ्रिक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आर अल्फा कौन देगा, फिर ए और आर अल्फा को वेक्टर सम 0 करने के लिए ए तो है, आर अल्फा नहीं, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा सवाल देता हूं, ठीक है, एक नया सवाल देता हूं। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसी डिस्क में यही 15 न्यूटन का फोर्स मैं अब आधा मीटर ऊपर लगाता हूं, 1 मीटर रेडियस है ना, मैं 0.5 मीटर पे लगाता, ठीक, 0.5 मीटर पे फोर्स लगाता हूं। अब देखते हैं कि फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, अभी पहले मत लगाइए एकदम से लगा रहे हैं आगे पीछे, ऐसे नहीं करिए, पहले देखिए जरूरत है कि नहीं। तो जमीन थोड़ी नीचे बना दीजिए, फर्स्ट स्टेप। एक्सीलरेशन देखिए 15, मास कितना है इसका, 2 kg, तो 15 डिवाइडेड बाई 2, तो एक्सीलरेशन आगे कितना आएगा इस फोर्स की वजह से, 7.5। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हो कि हमें पहले देखना है कि नीड कितनी, और उस नीड के बाद हम फ्रिक्शन आगे या पीछे लगाएंगे, जरूरत ही नहीं है तो क्यों लगाएंगे भाई, ठीक है। अब ये फोर्स पहले जब सेंटर पे लगता था तो टॉर्क नहीं देता था सेंटर के, और अब ये घुमा रहा है टॉर्क सेंटर के बाद, तो ये टॉर्क कितना दे रहा है, टॉर्क दे रहा है ये 15 इंटू 0.5 से 7.5 न्यूटन मीटर, और आई है इसका 1, तो आई है इसका 1, तो एल्फा इसमें आ जाता है 7.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर,
और आर इसका 1 है, तो आर अल्फा से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर से, तब भी ये 7.5 आएगा। तो यही फोर्स जितना ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन दे रहा है उतना ही रोटेटरी दे रहा है। जब सेंटर पे लग रहा था तो सिर्फ ट्रांसलेटरी दे रहा था, रोटेटरी नहीं दे रहा था, तो फ्रिक्शन को आना पड़ा। अब क्या है, ए आर अल्फा वो खुद ही दे रहा है। जब मैं अपना काम खुद ही करने में सक्षम हूं तो किसी से मदद क्यों मांगू? मैं फ्रिक्शन से क्यों कहूँ कि भाई फ्रिक्शन आ ए और आर अल्फा को बराबर कर? ए और आर अल्फा को मैंने खुद ही बराबर कर दिया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फ्रिक्शन का आंसर 0 आएगा, देयर इज नो नीड। और अगर आप फ्रिक्शन लगा भी देते हो गलती से तो वो आंसर अपने आप 0 आ जाएगा। दोनों तरीके, किताबें इसमें ऐसे लिख देती हैं फ्रिक्शन लगा दो आंसर 0 आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको क्या करना है, देखना है फ्रिक्शन की नीड है कि नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, एक में सेंटर पे लगाया, एक मैंने इस पे लगाया। यही चीज अगर रिंग में देखें, कैसा करते हैं, तो रिंग पे लगा के देखते, टॉप पे लगा के देखते हैं। अब देखो ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन, रिंग वही मास, सेम मास, ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन 7.5, टॉर्क कितना हो गया 15 इंटू 1 इज इक्वल टू आई कितना है 1, अल्फा कितना आ जाएगा यहां से 15, ठीक है 15 इंटू 1, आई इसका 1 नहीं होगा, अब आई इसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना भाई, हाफ उसका होता है डिस्क का, मास है 2 तो आई इसका 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आने से अल्फा यहाँ पे हो जाएगा 7.5, उससे आर अल्फा कितना आ जाएगा फिर 7.5 आ जाएगा। यानी रिंग में भी टॉप पे लगाने पर जितना ट्रांसलेटरी देगा उतना ही रोटेटरी देगा। रिंग में टॉप पे लगाने से वो ए और आर अल्फा खुद बराबर कर देगा, डिस्क में हाफ रेडियस पे लगाने से ए और आर अल्फा बराबर कर देगा। फ्रिक्शन की कोई, यानी इसमें आप कह सकते हैं कि अगर डिस्क के रेडियस के हाफ पोर्शन पर फोर्स लगाया जाए तो डिस्क जो है परफेक्ट स्मूथ सरफेस पे भी प्योर रोलिंग करके दिखा देंगे। नीड ही नहीं है, जब किसी चीज की नीड ही नहीं है, वो हो या ना हो इस बात से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से? फ्रिक्शन की नीड देखिए, नीड की जरूरत है तो नहीं है। फ्रिक्शन लगाने की जल्दबाजी कभी मत करिए, लगा दो फ्रिक्शन, ग्राउंड को नीचे कर दीजिए, फोर्स देखिए पहले, क्योंकि वेलोसिटी है नहीं, ओमेगा है नहीं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना तो आगे स्लिप कर रहा ना पीछे स्लिप कर रहा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं। बिल्कुल रेस्ट से चला रहे हो आप, तो रेस्ट से चलते हैं पहले कौन आता है, पहले एक्सीलरेशन आता है फिर वेलोसिटी आती है। आप स्कूटी चलाते हो तो पहले एक्सीलरेटर लेते हो फिर स्कूटी आगे बढ़ती है, एक्सीलरेट होती है चीज, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से पोजीशन चेंज होती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आने वाले एक्सेलरेशन को 0 करता है। उसने 0 क्यों किया ए और आर अल्फा को? क्योंकि ग्राउंड का एक्सेलरेशन 0, तो ए और आर अल्फा का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। बिकॉज प्योर रोलिंग की डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, रोलिंग के बेसिक वीडियो में बताई थी। प्योर रोलिंग का मतलब ए और आर अल्फा बराबर नहीं है। प्योर रोलिंग का मतलब है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस व्हील का ग्राउंड के कांटेक्ट में है, उसका एक्सेलरेशन वही हो जो ग्राउंड का या उस सरफेस का। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये हो गया। अब आप सोच रहे हो कि आपको कैसे पता चल रहा है कि रिंग के टॉप पे लगा देते हैं वो इसके, तो मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को एक फॉर्मूला याद है, जो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं, कैसे निकाला वो भी बता देता हूं। आप क्या करेंगे कि रोटेट करने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? डिस्क रोटेट करेगी, या तो सॉलिड सिलेंडर रोटेट करेगा, या तो रिंग रोटेट करेगी, या तो बहुत ही बढ़िया, या हॉलो सिलेंडर रोटेट करेगा। यही चीजें तो रोटेट करेंगी, ट्रायंगल थोड़ी रोटेट करेगा। हॉलो स्फीयर रोटेट करेगा या तो, ठीक है, या सॉलिड स्फीयर रोटेट करेगा, ठीक है। इन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, इन दोनों का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ है आर स्क्वायर। रिंग और डिस्क का दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
mr²। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3। ये सब याद है ना, भूल तो नहीं गए। 2/5। आप देखेंगे एक खास बात, इन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक बात कॉमन है, जो mr² है वो सबके बराबर है। अगर रिंग, डिस्क, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर सबके मास बराबर, सबकी रेडियस बराबर, तो mr² में कोई फर्क नहीं है। फर्क किसमें, जो फैक्टर मल्टीप्लाइड है, इसमें हाफ, इसमें 1, इसमें 2/3, इसमें 2/5। तो सबसे लोएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, सॉलिड स्फीयर का। 2/5 सबसे छोटा हुआ ना, यानी रोटेशन के लिए सबसे ज्यादा फुर्तीला सॉलिड स्फीयर है। इसके बाद आता है 0.5 डिस्क या सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड, इसके बाद आता है हॉलो स्फीयर। ये ऑर्डर याद रखना, क्योंकि इसमें वो जो फैक्टर है उसकी जो होती है, बाद में आता है रिंग और हॉलो सिलेंडर। ठीक है, आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे आलसी जो है वो रिंग है, हॉलो सिलेंडर सबसे धीमे रोल करते हैं। सबसे फुर्तीला कौन है, सॉलिड स्फीयर। अगर आपको रोलिंग के लिए एक्टिव मेंबर चाहिए तो सॉलिड स्फीयर को चुनिए, आलसी चाहिए रिंग को चुनिए। क्योंकि देखिए फैक्टर 1 है, सॉलिड स्फीयर का फैक्टर 0.4 है। 0.4 इज वेरी वेरी लेस देन 1। अब हम क्या करेंगे, इन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू नहीं रखा करेंगे क्वेश्चन में, हम वैल्यू डाल देंगे cmr²। अब मान लो आपने देखा पेपर में क्वेश्चन में हॉलो स्फीयर पूछा है तो c की वैल्यू 2/3 डाल देंगे, आंसर आ जाए। पेपर में सॉलिड स्फीयर पूछा 2/5 डाल देंगे, आंसर आ जाए। गेटिंग माय पॉइंट। यानी आप एक साथ रिंग, डिस्क, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, इतने सारे पॉइंट्स, मैंने आपको शायद काइनेटिक फ्रिक्शन में भी ये पॉइंट डिटेल में बताया था कि सीधे c की वैल्यू डालने से आंसर आए। 6 सवाल आपके एक सवाल में कन्वर्ट हो। फिजिक्स ऐसे पढ़िए तो ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मेहनत कहीं और करिए, केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ पढ़िए, फिजिक्स दिमाग लगाइए, क्या क्या मिनिमाइज कम पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं वही वाला सवाल आपसे करता हूं, बस लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के और मैं रोल बताऊंगा आपको। तो अब हम कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन क्या था कि आपको पता कैसे चल रहा था कि इस पॉइंट पर लगाने से फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे पता चल रहा था दोस्त। मैंने किसी जनरल पॉइंट पे वो फोर्स लगा दिया, ठीक है, सेंटर से किसी जनरल पॉइंट पे मैंने वो फोर्स लगा दिया। ठीक है, रिंग के लिए ये पॉइंट कहां पे, टॉप पे है, डिस्क के लिए हाफ पे है। अब मुझे नहीं पता ये कहां पे है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस m मास के ऑब्जेक्ट में, अब ये कोई ना रिंग है ना डिस्क है, ये I = cmr² है। ठीक है, I = cmr²। अब इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा आगे की तरफ, दैट इज F/m, और इसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा टॉर्क बाई I। टॉर्क कितना होगा, इस फोर्स का टॉर्क कितना हुआ, F × x/I कितना है, cmr²। ठीक है, तो r∝ यहां से कितना हो गया, Fx/, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, cmr। तो r∝ की जगह यहां पे लिख देते हैं Fx on cm। और कंडीशन क्या है प्योर रोलिंग की, कि अगर खुद फोर्स खुद ही, उसको जरूरत ही नहीं पड़े फ्रिक्शन की, वो खुद ही जितना ए दे उतना ही r∝, बार बार दोहराऊं, खुद ही जितना ए दे उतना ही r∝ दे, नो नीड ऑफ फ्रिक्शन। तो ये दोनों को आप बराबर कर दो, F/m = Fx अपॉन cmr। m से ये m कैंसिल, f से ये f कैंसिल, x कितना आ गया, ये rc या cr,
अब देखो मुझे कैसे पता चल रहा था, मुझे ये फॉर्मूला याद था। डिस्क में और हॉलो सिलेंडर में C होता है 0.5, इसीलिए आप देख रहे हो कि फ्रिक्शन की नीड नहीं देखने के लिए मैंने आपको उसको R/2 पे लगवाया था, 1 रेडियस थी, हाफ पे लगवाया था। डिस्क के रिंग के लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए C होता है 1, इसलिए मैंने आपको वो पॉइंट टॉप पे लगवाया, x = R, उनको टॉप पे आ गया। तो ये क्या होगा, इन ऑब्जेक्ट्स में वो इस तरह से सेटिंग हो जाएगी कि A और R अल्फा खुद ही बराबर हो जाएंगे, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हॉलो स्फीयर में 2/3, तो ये x आएगा 2/3R। सॉलिड स्फीयर में 2/5, तो ये x आ जाएगा 0.4R। अपने आप ही, यानी आज हमने जो सीखा, बेसिकली आज कंक्लूड कर लेते हैं, हमने सीखा कि फ्रिक्शन सेंटर पे जब लगता है तो फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, फोर्स, और जब वो एक ऐसी जगह पे लगता है जहां पे वो जितना अल्फा देता है, R अल्फा, उतना ही A दे देता है, तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द जिस्ट, सारांश ऑफ ऑल दिस डिस्कशन, अभी जितनी देर से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इतना सीखिए आज आप, इतना आप सीख गए तो स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत कुछ सीख गए। स्टैटिक फ्रिक्शन लगाते कैसे हैं, क्या देखते हैं, एक्सीलरेशन कहाँ आने वाला है, आया नहीं, आने वाला है, कहाँ आएगा, किस जगह पे आएगा, उसको विरोध के लिए लगाते हैं। पहले F लगाते हैं, देखते, फिर μ/n अलग से चेक करते। लोग μn तुरंत लगा देते, μn ऐसे नहीं लगाया जाता फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन आप रिलेटिव वेलोसिटी देखते ही μk/n लगाइए, फिर μs/n नहीं लगाइए। पहले देखिए फ्रिक्शन की डिमांड कितनी है, फिर देखिए μs/n सप्लाई कितनी है। यही आपको NLM फ्रिक्शन में बताया गया होगा, और उसके बाद आप फ्रिक्शन का फोर्स को बराबर कर दीजिए, A और R अल्फा। अभी तो चूंकि ग्राउंड पे हो रहा है तो ग्राउंड के कांटेक्ट की स्पीड नहीं है, तो बराबर करिए। ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेते हैं भाई। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर समझ में, जो भी मैं समझाने की कोशिश की आज आपको, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगले पार्ट में हम क्या सीखेंगे, अगले पार्ट में हम ये फोर्स की पोजीशन को ऊपर नीचे करेंगे और जनरलाइज करेंगे, सेंटर पे भी जनरलाइज करेंगे, इसके ऊपर जनरलाइज सारा फ्रिक्शन, इंक्लाइंड पे फ्रिक्शन, इंक्लाइंड के क्वेश्चंस, स्टैटिक फ्रिक्शन के जितने भी होंगे वो सारे करेंगे। ठीक है, तो प्लीज डटे रहिए, मेहनत करते रहिए, आप ही के साथ सब बढ़िया होगा। थैंक यू वेरी मच।